नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं और अंकित हाजिर हैं आपके सामने आपका अपना वीकली शो द रीकैप लेकर। द रीकैप की जैसी अवधारणा मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी कि जो मार्केट बीते हफ्ते रहा, जो घटनाएं हुई, जो स्टॉक परफॉर्म करे या जो दूसरे पहलू जिनकी वजह से मार्केट इम्पैक्ट हुआ, हम उस पर चर्चा करेंगे। अंकित, जैसा कि हमारा पिछला शो द रीकैप वीक 1 लोगों को पसंद आया, पर्सनल लोगों के हमारे पास बहुत सारे फोन आए। आज हम आपसे द रीकैप के वीक 2 पर बात करेंगे। वीक 2 मतलब जनवरी 2024 का दूसरा हफ्ता। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपका नॉलेज अपडेट करता रहे, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और साथ ही साथ लोगों के साथ शेयर भी करें। शो को आगे बढ़ाते हैं हम बीते हफ्ते की तारीखों के साथ, जो कि शुरू हुआ था 8 जनवरी से। सोमवार को था 8 जनवरी। अंकित, 8 जनवरी की बात करते हैं अपन। 8 जनवरी अगर मैं देखूं, क्योंकि पूरा हफ्ता अगर मैं बात करूं कि निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज मुझे लगा है ना, बिल्कुल बैंक निफ्टी में भी थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहा। तो अगर 8 जनवरी की मैं बात करूं तो 8 जनवरी को साइटली निफ्टी मुझे डाइसी लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहोगे? तो देखिए, वैसे आपने जब कहा है ये बात कि निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा पूरे वीकली बेसिस पे डाइसी रहा था, 8 जनवरी के पहले बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीकली बेसिस पर निफ्टी जो है वो 0.75% ऊपर बंद हुआ है और यहीं पे बैंक निफ्टी जो है वो -0.75% लगभग बंद हुआ है। तो आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत विरोधाभास चल रहा था, यानी कि बेसिकली बैंकिंग कमजोर थी। और 8 तारीख को आपने देखने को मिला कि 8 तारीख को निफ्टी के अंदर एक थोड़ा सा शार्प फॉल देखने को मिला था। लगा था कि 21,500 की जो रेंज है वो कहीं ब्रीच हो सकती है, बट वो ब्रीच हुई नहीं उस दिन। और इस तरह से 8 तारीख का दिन थोड़ा सा नीरस इस तरह से निकला। स्टॉक स्पेसिफिक भी कोई खास मूवमेंट था नहीं, स्टॉक्स के अंदर जान दिख नहीं रही थी। और आप देखेंगे कि निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों के अंदर मामूली मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही थी। कयास ये हो रहा था कि कहीं मार्केट फॉल ना हो जाए। मतलब अंकित की माने तो पहला दिन सोमवार तारीख 8 बहुत ज्यादा नीरस दिन रहा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो बहुत ज्यादा चला नहीं, तो लोगों को थोड़ी सी निराशा हाथ लगी। हम शिफ्ट करेंगे 9 तारीख को, क्योंकि उस दिन भी साइडवेज रहा मार्केट, थोड़ा डाउनवर्ड्स भी दिखा। तो मुझे ऐसा लगा कि अगले दिन कोई रेप्लिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप थोड़ा सा इसको विस्तार से बताएं। एक्चुअली थोड़ा सा गैप अप खोला था सेकेंड डे मार्केट के अंदर। आप देख रहे थे कि स्टार्टिंग के जो 3 दिन थे ना शशांक जी, उसके अंदर आपको देखने मिल रहा था कि बीच में निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर एक सडन सेल ऑफ देखने को मिला था। ये एक 3 दिन का कॉमन फिनोमेना रहा था। इनफैक्ट अगर मैं पूरी वीक की भी बात करूं तो ये वीक में हर जगह हर दिन हुआ है कि आपको एक शार्प सेल ऑफ के बाद में वापस बाउंस बैक देखने को मिला। तो वोलेटिलिटी जो थी वो काफी बढ़ चुकी थी। और अपने आते हैं वापस अगर 9 जनवरी के दिन पे, तो 9 जनवरी के दिन पे हमने देखा कि बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी दोनों के अंदर आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला था। मतलब अगर मैं वॉलेटिलिटी की बात करूं तो थोड़ा सा रिस्की रह जाता है ट्रेडर्स के लिए ऐसे दिन। हाँ, मतलब बट आप देखेंगे एज अ ट्रेडर आपको अपॉर्चुनिटी खूब मिली थी। अच्छा, आप देखेंगे, क्योंकि ट्रेडर्स को क्या चाहिए कि उनको थोड़ा सा मार्केट अगर ऊपर नीचे नहीं होगा, 50 पॉइंट में अगर ऊपर नीचे में बंद हो गया, अगर बंद हो गया तो उसमें आप क्या तो ट्रेड लेंगे और क्या तो स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो उस हिसाब से देखें तो वॉलेटिलिटी ट्रेडर्स के लिए बहुत फ्रेंडली होती है, अगर आप सही डायरेक्शन पे बैठ सके। सही डायरेक्शन पे, बिल्कुल सही कहा अंकित ने कि अगर सही डायरेक्शन में जाए तो वॉलेटिलिटी ट्रेडर्स के लिए हमेशा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आती है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, 10 तारीख की बात करता हूँ। और 10 तारीख मेरे हिसाब से जो मार्केट को फॉलो करते हैं उनको याद रहेगा, क्योंकि आईटी की रेड पड़ी थी। जी हाँ, आपके साथ साझा करना चाहूंगा। आईटी की रेड पड़ी थी इलेक्ट्रिकल्स की सबसे शानदार कंपनी, सबसे नोन ब्रांड पॉलीकैब के ऊपर, और उसका इंपैक्ट 2 दिन तक बना रहा था। तो 10 तारीख को इसकी वजह से क्या हुआ, अंकित से जानते हैं। तो देखिए, 10 तारीख को मार्केट जब खत्म हो रहा था तब एक खबर आई थी कि आईटी जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, वो पॉलीकैब के कई सारी लोकेशंस पे रेड कर रहा है। उनको ये चीज का सबूत आखिरकार मिल गया है कि उन्हें लगभग 1000 करोड़ से ऊपर की जो हुई हुई सेल है वो शो ही नहीं करी, ताकि इनकम टैक्स को बचाया जा सके। मतलब पूरी की पूरी 1000 करोड़ की सेल ही पॉलीकैब ने गायब कर दी इनकम टैक्स को बचाने के लिए। यस यस यस। और साथ ही साथ में एक्चुअली तो 1000 करोड़ तो पता चला है,
हो और भी डीप सकती है। तो देखिए शशांक जी, क्या होता है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ना, ये बहुत बड़ा पहलू होता है। कोई भी कंपनी में पैसा जब लगाता है ना, तो इस विश्वास से लगाता है कि कम से कम पीछे इस तरह के फ्रॉड नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि उससे आप शेयर होल्डर की वेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। आप बिल्कुल। बेसिकली उसको दिखाते नहीं है और हाँ, अपने हाँ। घर में लेके चले जाते हैं, तो इससे शेयर होल्डर की वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है, आपकी कंपनी ट्रस्ट। के निवेशकों के साथ एक तरह का धोखा है ये। तो बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट होता है। तो उस ट्रस्ट डेफिसिट को हमने एक्चुअली प्राइस एक्शन में तो 9 तारीख और 10 तारीख को देखा, और इसका इम्पैक्ट जो है एक्चुअली 11th को आया। इसके और अलावा 10 तारीख को और जो हाँ, घटना हुई, साथ में मैं आपको और बताता हूँ कि 10 तारीख को ज्योति सीएनसी का जो है वो आईपीओ स्टार्ट हाँ, हुआ था। स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ज्योति सीएनसी जो है वो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में वो मतलब काम करती है। एक बहुत ही नए तरह का बिजनेस है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बट इनका जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो उस वजह से लोगों का समर्थन नहीं मिल पाया ऐसा नहीं, कुछ। समर्थन भी मिल गया, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। आईपीओज आजकल क्या है, इंडिया में आईपीओज बहुत ज्यादा अप्लाई हो रहे हैं। हाँ, वो तो एक बंदा करता है तो सभी कर देते तो हैं। वो ट्रेंड ऐसा हो गया है कि आईपीओ अप्लाई तो हो जाते हैं, बट अगर आप देखेंगे तो वो हर्षोल्लास नहीं था। हाँ, मतलब वही सपोर्ट वाली बात कह रहा हूँ राइट, कि लोग राइट, उतने राइट, बुलिश राइट। नहीं थे उसके ऊपर, बिल्कुल, या मार्केट में उसको लेके रूमर अच्छे नहीं थे, बिल्कुल। ऐसा कुछ। अच्छा, 10 तारीख को एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। 10 तारीख को डेल्टा कॉर्प के रिजल्ट्स आए थे। हाँ, डेल्टा कॉर्प के बारे में वैसे अगर आप लोगों ने हमारे वीडियोस हमारी वीडियोस अगर आप देखते हैं, हमारी अगर रील्स आप देखते हैं, तो हमने गोवा की एक रील बनाई थी, उसमें डेल्टा कॉप का हमने जिक्र किया था और बहुत ही शानदार रील थी। आगे बताएंगे अंकित। तो उस रील के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जीएसटी जो है उनको 16,000 करोड़ से ऊपर की जीएसटी देना पेंडिंग पड़ गया है। पेंडिंग पड़ा है। तो उनका रिजल्ट जो पेश हुआ वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, बिल्कुल। और साथ ही साथ में उसका हाईलाइट की ये था कि जो डेल्टा कॉप जो कंपनी है वो केस के लिए लड़ रही है, लीगल रिप्रेजेंटेशन दे चुकी है, बट उस चीज की कोई प्रोविजनिंग नहीं की है। हाँ, तो बेसिकली मतलब उस जीएसटी जो देने की आ सकती है, उसके लिए कोई भी उनने अलग से कोई प्रोविजन बना प्रोविजन नहीं है। अगर Yes. मतलब वो केस में लीगली अगर उनको ये वर्डिक्ट मिलता है कि आपको पे करना पड़ेगा, तो उनके पास एज सच कोई भी प्रोविजनिंग नहीं है। और उसके बावजूद भी स्टॉक निचली लेवल पे खुलने के बाद में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली हमें डेल्टा क्यों? कॉप के अंदर। तो देखिए क्या होता है कि जब आप सबसे गंदा Phase. सोचते हैं ना, सबसे गंदा फेस सोचते हैं, अगर उससे ज्यादा गंदा कुछ और होने के लिए बचा नहीं। अब उससे ज्यादा गंदा होने के लिए क्या है कि जीएसटी डिपार्टमेंट बोले कि भैया आपको 16,000 करोड़ देने पड़ेंगे, और तो बेसिकली डेल्टा कॉप बंद हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। तो इससे ज्यादा गंदा हो नहीं सकता। जब तक वो नहीं होता, उससे ज्यादा गंदा अभी होने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर आपके पास में रास्ता ऊपर आने का होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चर्चा हमने करी डेल्टा कॉप के बारे में, और 11 तारीख पे मूव करूंगा, क्योंकि आईटी रेट जो पॉलीकैब पे गिरी थी, उसकी गाज 11 तारीख को भी मार्केट पे गिरी। Right. ठीक है, मार्केट पे उसका असर दिखा। तो ओवरऑल 11 तारीख के बारे में आप क्या देखते हैं? सो 11 तारीख के टाइम पे आप अगर देखेंगे ना, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट साइडवेज टू एक रेंज के अंदर ही बंधे हुए थे। स्टार्टिंग के 3-4 दिन आप देखेंगे, 2 दिन निफ्टी के अंदर गिरावट आई थी, और उसके बाद में एक ऊपर लेवल पे खुलने के बाद में वो टिक नहीं रहा था और साइडवेज जोन के अंदर फंसा हुआ था। इस दिन पॉलीकैब पे बहुत जबरदस्त एक्शन हुआ और वो कंफर्म हो गया था आईटी रेट का। तो बिल्कुल। अगले दिन सीधा ही गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद में 20% नीचे लगभग चला गया। इंट्राडे में 25% एक बेसिस पे नीचे चला गया लगभग। और आप देखेंगे कि ओवरऑल भी अगर मैं इस हफ्ते के लिए देखूं, तो पॉलीकैब के अंदर आपको 26% की नेट गिरावट देखने को मिली है, जो कि 11 तारीख को देखने को मिली थी। हाँ, वेरी गुड। यस। सेकंड लास्ट डे था हफ्ते का, 12 तारीख को शुक्रवार, हफ्ता खत्म हुआ। तो अगर 12 तारीख पे अपन मूव करेंगे, तो स्पेसिफाइडली क्या आपको नजर आया? पूरे हफ्ते को रिव्यू करते हुए बताइए, और 12 तारीख पे भी बात करिए। सो देखिए, जैसे ही 12 तारीख की बात अगर मैं करता हूं, तो सबसे पहले 11 तारीख के डे एंड पे मुझे जाना पड़ेगा, जहां पे आपके टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए थे। बिल्कुल शानदार कंपनियां हैं, इंडिया आईटी को रिप्रेजेंट करती है ग्लोबली। बिल्कुल। तो टीसीएस और इन्फोसिस के जो रिजल्ट्स थे, वो जो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस थे उससे ज्यादा बेहतर आए। शानदार। मतलब कि एक्चुअली जितना सोचा था उससे ज्यादा बेटर आ गए। ये किसी ने सोचा नहीं था। पिछले अगर आप 1.5-2 साल से देखेंगे, बिल्कुल, तो आईटी के अंदर वो मूवमेंट नहीं उतना है। अच्छा मूवमेंट नहीं रहा जितना लोग बुलिश हुआ करते थे आईटी स्टॉक्स। एग्जैक्टली। बट अब वो मौका वापस आपको दिख रहा है, तो उसी का इम्पैक्ट देखने को मिला। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है अपने आप में 5% अप हुआ, बंद हुआ ऊपर। बहुत अच्छा स्पेस देखने को मिला। हर आईटी स्टॉक के अंदर आपको बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली। तो ये 2 कंपनियों के रिजल्ट आए और निफ्टी आईटी इंडेक्स बढ़ता हुआ आपको नजर आया। तो आपको लगता है कि ये आखिरी कारोबारी दिन जो था शुक्रवार, इसने थोड़ी
क्षतिपूर्ति कर दी हो जो पिछले दिनों घटित हुआ अच्छा, उसकी? ये चीज के अंदर मैं आपको एक और चीज ऐड करता हूँ, आपने ही बोला तब तो ये जो आईटी इंडेक्स एक्चुअली इतना बड़ा था ना, उसके वजह से आपने देखा कि निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया। तभी मैंने ये सवाल पूछा। एग्जैक्टली। तो ऑल टाइम हाई बना करके निफ्टी ने बंद किया 21,900 के अप्रोक्सीमेटली गया ऊपर, और वहां पे कहीं पे क्लोजिंग करी है। तो निफ्टी आईटी के अंदर और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे ना, तो लास्ट के 2 दिन जो बहुत बढ़िया रहे थे स्टॉक स्पेसिफिक। वेरी गुड। Yeah. तो अंकित से हमने जाना डे बाय डे, सोमवार से शुक्रवार तक, मतलब 8 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक एक एक दिन की ट्रेडिंग के बारे में उसका हमने रिव्यू किया, उसका हमने रिकैप देखा। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, हर सुबह 8:45 पर मेरे साथी अंकित मोहता और अनुराग गौड़ आपसे मुखातिब होते हैं और दिन में क्या रहेगा उस अपडेट पे बात करते हैं, स्ट्रेटजीज बताते हैं, सेक्टोरल बातें करते हैं, नई थीम लेके आते हैं। तो अगर हम वापस रिकैप करें जो हमने आपसे डिस्कशन किया था 8 तारीख से 12 तारीख तक, तो अंकित प्लीज 8 तारीख को जब आप लाइव आए थे 8:45 पर, आपने जो भी सेक्टर डिस्कस किया, जो थीम डिस्कस करी, उसका फिर क्या रिजल्ट निकला? तो देखिए, मैं आपको उससे पहले पूरा एक थीम बताता हूँ। एक ब्रॉड बेस्ड आपके पास में आकलन करने के लिए एक फिगर होगा। बिल्कुल। तो आप सेक्टोरल बेसिस पे देखेंगे। हाँ। अगर इस सप्ताह तो निफ्टी आईटी के अंदर हमें लगभग 5% की तेजी देखने मिली, निफ्टी रियल्टी के अंदर 4.5% की तेजी देखने को मिली, और साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2% की, और निफ्टी ऑयल एंड गैस के अंदर 2.5% की लगभग तेजी देखने को मिली। ये मोटा मोटा रहा था। एफएमसीजी जो था वो थोड़ा सा नीचे होकर के बंद हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर हमने चर्चा करी ली कि वो थोड़ा सा प्रेशर में था। तो आ जाते हैं जनवरी 8 के दिन। जनवरी 8 के दिन हमने डिस्कस किया था इंडोस्टार, जो कि वीकली बेसिस पे 17% ऊपर बंद हुआ है। फिर हमने आईआरसीटीसी, एक रेलवे की पूरी थीम डिस्कस करी थी। बिल्कुल, अपन ने रील में भी डिस्कस करा था। एग्जैक्टली। तो आईआरसीटीसी जो है वो 5% ऊपर बंद हुआ, और साथ ही अगर मैंने बात करूंगा तो एक नेल्को करके स्टॉक डिस्कस किया था, वो भी 5% वीकली बेसिस पे ऊपर बंद हुआ। तो मोटा मोटा हम 5 दिन जो लाइव हुए उसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं कि हमने जो डिस्कस किया लोगों के साथ थीमेटिकली, या है ना सेक्टोरल स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक, लोगों को क्या इंसाइट उसकी मिली? तो देखिए, हमने ना 3 थीम्स डिस्कस करी थी इस वीक शशांक जी। हमने रेलवेज की थीम डिस्कस करी थी, जो कि हमने अगले दिन 9 तारीख को डिस्कस करी थी, और उसके बाद में हमने 11 तारीख को डिफेंस की थीम डिस्कस करी थी, और आज यानी कि 12 जनवरी को, फ्राइडे को, हमने फर्टिलाइजर्स की थीम डिस्कस करी थी। तो मोटा मोटा अगर मैं जनवरी 9 पे आ जाता हूँ, तो उस दिन मैंने देखा कि जनवरी 9 को जो डिस्कस किया गया सोलर इंडस्ट्रीज था, वो 9% ऊपर बंद हुआ वीकली बेसिस पे, और आईटीडी सीमेंटेशन वो 5% ऊपर बंद हुआ। दोस्तों, 8 और 9 जनवरी के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि हम सुबह जब 8:45 पर लाइव आए थे तो हमने क्या क्या आपसे डिस्कस किया और उसका रिकैप क्या रहा, उसका रिव्यू क्या था। अगर मैं 10 तारीख की बात करूं तो 10 तारीख को जो आपने थीम डिस्कस करी थी वो थी रेलवेज की थीम। बिल्कुल। अब अगर उसको रिव्यू करके देखा जाए तो क्या निकल के आता है कि हमने जो डिस्कशन किया था वो लोगों तक कैसे पहुंचा? तो देखिए, रेलवेज की पूरी थीम डिस्कस करी थी मैंने। 4 कंपनीज में लेकर के आया था सबके लिए, जिसके अंदर से अगर आप देखेंगे तो आईआरएफसी के अंदर हमें 12% का वीकली गेन देखने को मिला, आरवीएनएल के अंदर 10% का गेन देखने को मिला, और इरकॉन के अंदर 5.8% का गेन देखने को मिला। एक टेक्सरेल भी डिस्कस किया था, बट वो इतना फ्रूटफुल नहीं रहा। साथ ही हमने डिस्कस किया था जियो फाइनेंशियल, जो कि 5% ऊपर बंद हुआ। तो ये मोटा मोटा थीम रहा था। साथ में मैं आपको बता दूं, तानला प्लेटफॉर्म्स जो है, जो एक्चुअली 11th और 12th को चला था, आईटी की जो पूरी थीम थी, वो 8% ऊपर वीकली बेसिस पे बंद हुआ। मतलब मैं मोटा मोटा देखूं तो 10 तारीख को हमने जो डिस्कस किया था सेक्टोरल स्पेसिफिक जो हमने बात करी, या स्टॉक स्पेसिफिक हमने जो बात करी, पूरे दिन में ठीक वैसा ही देखने को मिला। हमारी बातें सत्य होती हुई प्रतीत हुई। 11 तारीख पर हम वापस आगे बढ़ेंगे और अंकित से बात करेंगे, क्योंकि 11 तारीख को डिफेंस एज अ सेक्टर अंकित ने सुझाया था, डिफेंस थीम पर हमने बात करी थी। तो उस दिन क्या रहा? तो डिफेंस थीम के अंदर हमने बात करी थी, डीसीएक्स सिस्टम्स के बारे में बात करी थी। डीसीएक्स सिस्टम्स के अंदर थर्सडे के दिन ही हमें देखने को मिला कि 10% के ऊपर का इंट्राडे उसके अंदर उछाल रहा, और वो वीकली बेसिस पे भी 5% ऊपर बंद हुआ। साथ ही हमने यहाँ पे कर्नाटका बैंक की बात करी थी। ये बहुत जबरदस्त एक्चुअली पिक निकल करके आई हमारी इस सप्ताह के लिए, जिसके अंदर 14.5% का रिटर्न हमें देखने को मिला। साथ में हमने नजारा टेक्नोलॉजी बात करी थी। जैसा कि मैंने आपको कहा, 11th और 12th को आईटी के अंदर बहुत बज रहा, तो वो आईटी का जो बज था नजारा टेक को एक्चुअली 12% ऊपर बंद कर गया। बहुत शानदार हफ्ते का परफॉर्मेंस रहा। लास्ट कारोबारी दिन शुक्रवार 12 तारीख, उस दिन शायद आपने पीएसयू भी एज अ सेक्टर
डिस्कस किया था, एक Right. नई थीम पर भी हम आए थे, क्योंकि रेलवे और डिफेंस पे हम ऑलरेडी बात कर रहे थे इस हफ्ते में, राइट। और 12 तारीख को आपने उसमें पीएसयू बैंकिंग बिल्कुल भी ऐड कर दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब 12 तारीख के बारे में बात करें। तो 12 तारीख को मैंने पीएसयू बैंकिंग की भी बात करी थी शशांक जी, और साथ ही फर्टिलाइजर्स की बात करी। फर्टिलाइजर्स के हमें उसके अंदर इतना ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला नहीं था, वो हमारे लेवल्स के जो हम चार्ट्स पे देखते हैं उसके ऊपर कभी गया ही नहीं, तो वो कभी ट्रेड स्टार्ट ही नहीं हुआ। बट पीएसयू बैंकिंग के अंदर हमें बहुत जबरदस्त फॉलोअप देखने को मिला। सेंट्रल बैंक के अंदर कुछ 2.5% की तेजी देखने को मिली थी, और जो कर्नाटका बैंक था जो एक्चुअली 11th को डिस्कस किया था, उसके अंदर गजब का मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला। फिर हमने देखा कि नेक्टर लाइफ साइंस एक डिस्कस किया था स्टॉक, उसके अंदर भी कुछ 2.5% की तेजी देखने को मिली थी। तो ये मोटा मोटा हमारा पूरे हफ्ते का जो था लाइव डिस्कशन था। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ शशांक जी, आपके माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि ये जो भी लेवल्स हम डिस्कस करते हैं, ये लेवल्स हम अपनी एनालिसिस को पेश करते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको उसको बकायदा उसको समझ करके अपने हिसाब से उसको प्लेस करना पड़ता है। मैं साथ में ये ऐड करना चाहूंगा कि हमारी एनालिसिस है, रिकमेंडेशन नहीं है। हम खुद चार्ट देखते हैं, हमारी टीम उसके बाद आपसे मुखातिब होती है, और जो लग रहा है, जो संभावना है, उस पे हम आपसे बात करते हैं। पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप हमेशा अपने किसी भी नजदीकी या जानकार वित्त सलाहकार से सलाह लें निवेश करने से पहले, क्योंकि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो बाजार जोखिमों के अधीन है। हम आपसे हमेशा इसी तरह मुखातिब होते रहेंगे, हमेशा ये शो आपके सामने द रीकैप लाते रहेंगे हर हफ्ते, जिसमें हम बात करते हैं पिछले हफ्ते मार्केट कैसा रहा, क्या घटनाएं रही जिन्होंने मार्केट को प्रभावित किया, या पिछले हफ्ते हम जब लाइव हुए तो हमने जो थीम्स, जो सेक्टर्स, जो स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस किए, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। और अंत में हम जाते जाते अंकित से सवाल करेंगे, आने वाला हफ्ता यानी तीसरा हफ्ता, इस साल का 2024 का तीसरा हफ्ता, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो देखिए, तीसरे हफ्ते के अंदर हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। बहुत सारे कंपनीज के जो क्वार्टर थर्ड के जो रिजल्ट्स हैं वो जबरदस्त हमको आते हुए देखने मिलेंगे। ठीक है, उसके अंदर बड़ी कंपनीज अगर मैं बात करूं तो विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है उनके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही एक आईपीओ खुल रहा है मेडी असिस्ट। यस, टीपीए है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है। एग्जैक्टली। टीपीए, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देते हुए चलूं कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में आप जानते हैं। दो तरह की इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस का एक पार्ट होता है हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ जी, जिसमें हम अपना स्वास्थ्य बीमा करवाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति जिसने स्वास्थ्य बीमा लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस ली है, कोई भी तरह का क्लेम लेने के लिए जाता है, तो वो क्लेम को सेटल करने का काम टीपीए करता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। और मेडी असिस्ट इस देश का बड़ा और प्रतिष्ठित टीपीए है। आगे बात करें अंकित। राइट, तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना तो मेडी असिस्ट क्या करता है, आपके जो जनरल इंश्योरेंस जहां से आपने इंश्योरेंस ली है और हॉस्पिटल के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। बिल्कुल। वो आपको जब हॉस्पिटल आप अपना क्लेम प्री अप्रूवल आपको देता है, प्री अप्रूवल देता है, आप क्लेम करने जाते हैं तो वो एक्सेस करता है पूरा उसको। एग्जैक्टली, तो वो आपको इस चीज के अंदर हेल्प करता है। तो देखना होगा कि 15 से लेकर के 17 का आईपीओ ओपन रहेगा, तो इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, इस चीज के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। यस। मेरे और अंकित के साथ बने रहिए, क्योंकि हफ्ते में हम 2 शो लेके आते हैं। पहला होता है रविवार को, वो भी वीकली शो है, द रीकैप नाम से। हर हफ्ते की चर्चा की जाती है, कैसा बीता हफ्ता, और थोड़ा सा कयास लगाया जाता है अगले हफ्ते पर। दूसरा शो है जो हम कोशिश करते हैं बुधवार को टेलीकास्ट करें आपके लिए, और वो है डिस्कशन इन दी दक्ष स्टूडियो, जहां हम ग्लोबल घटनाओं पे, राजनीतिक घटनाओं पे, आसपास घटी हुई घटनाओं पे या दूसरी चीजों पे आप लोगों को अपडेट करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। हमारे साथ बने रहें। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।